फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी ने कहा है, द बेस्ट वे टू जज अ सिविलाइजेशन इज टू सी हाउ इट ट्रीट्स इट्स माइनॉरिटीज। भारत की कुल जनसंख्या में से 19% लोग अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बहुत सारे कदम उठाए हैं इस समुदाय की उत्थान और उन्नति के लिए। किस हद तक ये कदम सफल रहे, आइए बातचीत करते हैं इस बारे में। हमारे साथ मौजूद हैं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला। थैंक यू सो मच मैम फॉर जॉइनिंग अस ऑन टीवी न्यूज़। थैंक यू। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे ब्रॉडर टर्म्स में किस तरह से रहा ये पहला साल। बहुत एक्सपेक्टेशंस थी इस नई सरकार से, हर वर्ग को, हर तबके को बहुत एक्सपेक्टेशंस थी। किस तरह से आप इवैल्यूएट करेंगे ये पहला साल? मैं तो बहुत संतुष्ट हूँ। अब ये जो लोग जिनके लिए स्कीम बनाई है उनकी संतुष्टि पे हमें इन्हें देखना पड़ेगा, इसलिए कि हर पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन से पहले कुछ ऐलान करती है, कुछ घोषणाएं करती है, कुछ कमिटमेंट्स करती है। हमारी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने भी कमिटमेंट किए जो उनके मैनिफेस्टो में थे, और माइनॉरिटीज़ के ताल्लुक से जो थे वही मेरे गाइडेंस प्रिंसिपल थे कि ये जो वादे किए हैं हमें इन वादों को पूरा करना है। यही उम्मीद की जाती है हर सरकार से कि वादे पूरे करे। जो एक स्लोगन है सबका साथ सबका विकास, मैंने उसी को अपना मोटो बनाया कि वो चाहते हैं कि पूरा देश एक साथ तरक्की करे, तभी सही मायने में देश का विकास हो सकता है। इन चीज़ों को लेके मैंने अपने प्रोग्राम बनाए। तो अल्पसंख्यक मेरे पास एक नहीं 6 अल्पसंख्यक हैं, जिसमें मुस्लिम्स हैं जो सबसे ज़्यादा तादाद में हैं, सिख हैं, पारसी हैं, क्रिश्चियंस हैं, बुद्धिस्ट हैं, और अब जैन भी शामिल हो गए हैं। तो इनकी सबकी अलग अलग समस्याएं हैं, अलग अलग उनका कल्चर है। पूरे भारतीय कल्चर में उनका एक अपना इंडिविजुअलिटी है। तो उनको देखते हुए जो सबसे पहले मुझे करना था, जो बैकवर्डनेस थी वो मुसलमानों में बहुत ज़्यादा थी। 64-65 साल की आज़ादी के बाद की जो बैकवर्डनेस थी, गरीबी की रेखा के नीचे हैं, उनकी समाज में भी पीछे पड़े हैं, इसलिए गरीबी के लिए पढ़ाई में, शिक्षा में पीछे हैं। तो मेरा फोकस उनके किस तरह से उनको शिक्षा में आगे लाना, उनको सक्षम बनाना ताकि वो अपने पाँव पे खड़े हो सकें, और जब वो अपने पाँव पे खड़े होंगे तो समाज में उनको स्टेटस वैसे ही मिल जाएगा। तो मुस्लिम समाज के लिए जो हमने प्रोग्राम बनाए उसके बारे में अगर मैं कहूँ, वैसे हमने अलग अलग समुदाय के लिए अलग अलग प्रोग्राम बनाए उनकी ज़रूरत के लिहाज से। पर जो माइनॉरिटी, जिसको ख़ास तौर पे मुसलमान पे फोकस लोग करते हैं, उनके लिए हमने विकास के प्रोग्राम बनाए। जो हमारा मंत्रालय ये 2006 का है, तो इसमें एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप वगैरह की स्कीमें चल रही थी। हमने उनको इन्हांस करा, बढ़ाया स्कीमों को, और हमने उनको स्ट्रेंथन ऐसे किया कि प्रधानमंत्री का फोकस किन चीज़ों पे है, क्विक डिलीवरी, ट्रांसपेरेंसी। और जो उन्होंने 2 स्कीमें शुरू करी, जनधन योजना और डिजिटाइजेशन, उससे मेरे मंत्रालय ने फ़ायदा उठाया। जनधन योजना से सबके बैंक अकाउंट खुले, डिजिटाइजेशन से हम कंप्यूटर के ज़रिए अपनी जो स्कॉलरशिप की स्कीम है, जो उनके लिए फॉर्म भरते हैं कंप्यूटर के ज़रिए भरते हैं, जो पैसे ट्रांसफ़र करने होते हैं वो बैंक अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जो बच्चे के पोस्ट मैट्रिक में पढ़ते हैं, जो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है, जितने ज़्यादा अकाउंट के माँ बाप के नाम पे होते हैं हम उनके नाम पे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, उसमें ट्रांसपेरेंसी होती है, क्विक डिलीवरी होती है, डिले नहीं होती। हमारे स्कॉलरशिप प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, मेरिट कम मीन्स, पढ़ो परदेश, अलग अलग स्कॉलरशिप हमारा मंत्रालय देता है। स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी यही कहा गया है कि ऑफ दीज 13.83 मुस्लिम्स, दैट इज द लार्जेस्ट शेयर ऑफ द मुस्लिम्स इन द माइनॉरिटीज़ ग्रुप, जो इनकी विमेन हैं, जो इनकी महिलाएं हैं इस वर्ग की, वो थोड़ी डबली डिसएडवांटेज्ड रह गई हैं। तो आपका क्या कहना है इस बारे में, और इसको आप किस तरह से फॉरवर्ड लेकर देखिए, पूरी ज़िंदगी मैंने महिलाओं के आगे बढ़ाने के लिए काम किया है,
75 से, जब महिला दिवस, महिला साल यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर किया था, उस ज़माने से मैं काफ़ी कम उम्र थी, तब से मैं महिलाओं के तरक्की के लिए, उनके विकास के लिए काम करती रही। तो जाहिर बात है कि मुझे जहाँ सारी महिलाओं को मालूम है, कंपैरेटिवली आई नो कि मुस्लिम महिलाएं बहुत पिछड़ी हैं, पढ़ाई में पिछड़ी हैं, उनको आगे लाना है, उनको अपने पाँव पे खड़ा करना है, सक्षम बनाना है। तो उनके लिए अलग अलग स्कीमें, एक तो पहली बात मैं बताऊँ, 46% हमारी स्कॉलरशिप स्कीम में लड़कियों को जाता है, जो 33 के बजाय हमारे यहाँ 46 लड़कियों को स्कॉलरशिप मिलती है, वो पढ़ रही हैं लड़कियाँ। दूसरी चीज़ जो हमने करी है, एक उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए नई रोशनी एक प्रोग्राम है, उसके ज़रिए हम ये उनको एक कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं। जो महिलाएं पढ़ के बाहर हैं या घरों में हैं, उनको कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं। तो ये तो हमारे विकास के प्रोग्राम एजुकेशन के ताल्लुक से। लड़कियां आज तक कभी सिक्योरिटी गार्ड में नहीं गई, पर हमने लड़कियों को सिक्योरिटी गार्ड बनाया, उनको ट्रेनिंग दी, बम्बई में दी, यहाँ दिल्ली में दी, और उसके साथ हमने उनको हेल्थ केयर में जी, डॉक्टर त्रेहान के साथ हमने MOU किया। प्राइम मिनिस्टर का एक और कहना है कि दिल्ली से बाहर जाओ, हिंदुस्तान बहुत बड़ा है। तो हम मद्रास में, चेन्नई में जाके हमने अपने प्रोग्राम अनाउंस करे, वहाँ MOU साइन करके ट्रेनिंग कराई, लेदर इंडस्ट्री में कराई, टेलीविज़न इंडस्ट्री में हमने कराई, कमला हासन जी के साथ, मतलब इम्पॉर्टेंट लोगों के साथ कराई जो जिम्मेदारी से काम करते हैं। ऐसे ही बम्बई के अंदर भी हमने किया, लॉजिस्टिक की हमने चेन्नई में करी, बम्बई के अंदर हमने रिटेलिंग में बच्चों को ट्रेन किया। तो मतलब हम ओवरऑल कोशिश कर रहे हैं कि उनको ट्रेनिंग दे के जॉब क्रिएशन हो जाए, मौके मिल जाए, या अगर वो खुद अपना कारोबार करना शुरू करें तो हम उन्हें मदद करके उनको हम अपने पाँव पे खड़ा करें। दूसरा प्रोग्राम जो हमारा बहुत मेरा पसंदीदा प्रोग्राम है, और जो प्राइम मिनिस्टर ने बार बार कहा कि हमारे देश में हमारी एक बहुत बड़ी विरासत है, जो हमारे स्किल्स हैं, हमारे हुनर हैं, जो पुश्तैनी हुनर है, जो ख़ानदानों से चलते आए हैं। ये हिंदुस्तान की तकदीर थी कि दुनिया से लोग आए और भारत माता ने उनका अपनी गोद में जगह दी और उनको मौका दिया कि वो अपनी स्किल्स को आगे बढ़ाएं। तो चाहे वो बुनकर हों या कालीन बनाने वाले हों, जो पत्थर का काम करने वाले हैं, इनले वर्क करते हैं, पीतल का काम करते हैं, ग्लास का काम करते हैं, पूरे यूपी में, मुरादाबाद में लकड़ी की, सहारनपुर में लकड़ी का फर्नीचर बनाते हैं, साड़ियाँ बनारस के अंदर ब्रोकेड बनता है, सिल्क बनता है। सिर्फ नॉर्थ इंडिया के राजस्थान में भी, गुजरात में भी जो साड़ियाँ बुनी जाती हैं, छापा होता है मध्य प्रदेश, ये मेरा मध्य प्रदेश का छापे की साड़ी है। ये जो छपाई और बुनाई के स्किल जो हैं, हुनर हैं, वो सब मुस्लिम है ज़्यादातर उसके अंदर। तो हमने उस्ताद स्कीम अनाउंस करी पहले बजट में, अरुण जी ने 2014 के बजट में की थी। अब हमने उसका लॉन्च किया है वाराणसी के अंदर। उस स्कीम में हमारे मैनिफेस्टो में था कि इन हुनर को कायम रखना और आगे बढ़ाना, लिंकेजेस देना उनको मार्केट से, उनको बेनिफिट देना बैंक के। तो वो हमने लॉन्च करी। और उस्ताद का मतलब बताऊं तुमको, उस्ताद वैसे भी कहा जाता है, जो बहुत काबिल होता है उसको उस्ताद कहते हैं, गुरु कहते हैं, उसके शिष्य होते हैं, उसकी परंपरा होती है। तो उस्ताद की स्कीम जो मैंने सोची, तो मैंने कहा अपग्रेडेशन ऑफ स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट डेवलपमेंट, उस्ताद। तो लफ्ज़ उस्ताद बड़ा अच्छा है, मुझे यकीन है कि सबको पसंद आएगा, और उसके ज़रिए हम उनकी जो स्किल्स हैं उनको कायम रखेंगे। मगर उसमें एक पहल जो यूथ है माइनॉरिटीज़ के, उनकी तरफ से भी होनी चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं आजकल कॉर्पोरेट वर्ल्ड की चकाचौंध में और एजुकेशन प्रायोरिटीज़ बदल गई हैं। ये नोटिस हो रहा है कि ये जो स्किल्स हैं और ये जो हुनर जिनकी बात आप कर रही हैं, वो ज़्यादा इंक्लाइन नहीं है यूथ इसकी तरफ। तो क्या मिनिस्ट्री की तरफ से कुछ अलग स्टेप्स भी लिए जा रहे हैं ताकि ये जो हुनर है इसको बचाकर प्रिजर्व करके रखा जाए, एंड देयर शुड बी एन इंक्लिनेशन ऑन पार्ट ऑफ द यूथ एज वेल टू कम फॉरवर्ड एंड टेक दिस अप प्रोफेशनली? यही तो फोकस है, पूरा फोकस हमारा और प्रधानमंत्री का यही है कि इन हुनर को कैसे बचाएं, कैसे अट्रैक्टिव करें।
तो ये खाली स्टैंड अलोन नहीं है स्कीम। मैं ये बात यहाँ बहुत ही स्पेसिफिकली कहना चाहती हूँ, स्पष्ट करना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री की शुरू से जो स्कीमें आई हैं वो उन लोगों के लिए जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, जो इंक्लूसिव नहीं है इकोनॉमिकली, जो पिछड़े हुए हैं। जैसे उन्होंने जनधन योजना शुरू की तो बैंक अकाउंट उनके खोलने के लिए थी कि जिनके पास एक पैसा भी अकाउंट खोलने को नहीं है, तो जनधन योजना के थ्रू अकाउंट खुले। उसके बाद उन्होंने स्किल की बात करी कि जिनको जो स्किलिंग करें उनकी, ताकि वो अपने पाँव पे खड़े हो। उसके लिए उन्होंने तो मिनिस्ट्री कायम करी, हम भी स्किलिंग कर रहे हैं अपनी मिनिस्ट्री से माइनॉरिटीज़ के लिए। दूसरी जो 3 स्कीमें अभी उन्होंने अनाउंस करी, 2 तो योजनाएं हैं इंश्योरेंस की, कि उससे बीमा योजना, एक एक्सीडेंट अगर हो तो उसके लिए, एक है कि कोई गुजर जाए तो उसके लिए, और पेंशन की। तो ये योजनाएं जो है ये उन लोगों के लिए जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जिनके कोई प्रोटेक्शन नहीं है, उनको कोई इंश्योरेंस नहीं मिलता। और एक बात जो प्रधानमंत्री ने भी कही और मैंने भी पेपर में पढ़ी कि किसी ने कहा कि 12 रुपये में तो कफन भी नहीं मिलता 2 गज, 12 रुपये में नरेंद्र मोदी ने जीवन दान दे दिया। तो ये कितनी बड़ी बात है। फिर जो सबसे बड़ी बात है इसमें, जो बैंक कायम किया है मुद्रा बैंक से उनको कर्जा मिलेगा, जिससे वो कर्जा लेके अपना खुद हुनर जो जानते हो उसके लिए रॉ मटेरियल लेके अपना काम खुद शुरू कर सकते हैं। हम उन्हें लिंकेजेस देंगे डिजिटल इंडिया के ज़रिए, कंप्यूटर के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए, कि ये चीज़ें उनको लिंक करें इंटरनेशनल, नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट से। उनके डिज़ाइन डेवलप करेंगे। हमारी ख्वाहिश है, हमारी उम्मीद है कि हम इसको इतना इंटरेस्टिंग बनाएं कि खाली कॉरपोरेट वर्ल्ड नहीं हो, ये भी एक तरह से एक कॉरपोरेट बन जाए लोगों का, ताकि यह हमारे हुनर कायम रखें। मौलाना आज़ाद साहब ने कहा उस टाइम पे कि दुनिया से लोग इल्म हासिल करने हिंदुस्तान से आते थे, तो हम अपने जो हुनर हैं, हमारी विरासत है, हम उसको दुनिया तक रोशनास कराएं, दुनिया को से अवगत कराएं कि हमारे यहाँ क्या क्या है। Applaudable schemes by the government there. Ma'am, it is said that work well begun is half done. So on this note of optimism, we are heading for a short commercial break. हमारे साथ रहिए, हम आएंगे थोड़ी देर के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला से। अभी तक हमने बात की क्या स्कीम्स लॉन्च की गई हैं मोदी सरकार के द्वारा, आगे इस पर भी बात करेंगे। मगर मैम, यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर जिस पर उन्होंने कहा है कि ये रिपोर्ट थी 2015 की, जिसमें रिलीजियस इंटॉलरेंस के इंसिडेंट्स के बारे में बात कही गई है, धार्मिक सहिष्णुता के बारे में बात कही गई है। और आप किस तरह से इवैल्यूएट करती हैं रिपोर्ट, एंड डू यू एग्री और डिसएग्री विद दिस? आई डिसएग्री, टोटली। इस मुल्क में जितने अलग अलग मज़हब को मानने वाले, अलग ज़बान बोलने वाले, अलग कल्चर के लोग हैं, शायद दुनिया में कोई जगह ऐसा मुल्क ही नहीं है जहाँ सब रहते हैं। हमारी अनेकता में ही एकता है, यही तो हमारी पहचान है। अब ये वेस्टर्न कंट्रीज़ तो कुछ भी कहती रहती हैं, अगर हम निकालना चाहें तो 50 बातें उनके बारे में कह सकते हैं, मगर हमारा काम किसी की बुराइयां गिनना नहीं है, अपनी अच्छाइयां बढ़ाना है, उनको आगे कायम रखना है, जो हमारी परंपराएं हैं उनको आगे बढ़ाना है। तो मैं उस रिपोर्ट को टोटली रिजेक्ट करती हूँ। हमारे मुल्क में लाखों करोड़ों लोग रहते हैं, अलग अलग कल्चर के हैं, सबके कल्चर, मेरी मंत्रालय में 6 डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं। तो हमारी धरोहर, हमने उसके लिए प्रोग्राम बनाया है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में हज़ारों लाखों मदरसे हैं जिसमें बच्चे पढ़ते हैं, दीनी तालीम हासिल करते हैं, पाठशालाएँ भी हैं जहाँ उनके धर्म की बातें होती हैं। क्रिश्चियंस हैं, वो अब उनको इजाज़त है अपने चर्च रखें, अपने तरीक़े पे इबादत करें, सबको हक है। कोई अगर इतने बड़े मुल्क में एक आध कोई वाक़या कहीं हो जाता है तो उसके ऊपर कहें कि हमारे मुल्क में इंटॉलरेंस है। मैं माइनॉरिटी की को बिलोंग करती हूँ, मैं औरत भी हूँ, वो भी माइनॉरिटी है, और ऊपर से मैं मुसलमान भी हूँ। मैं इस मुल्क में
17 साल डिप्टी चेयरमैन रही, मेरे साथ तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ किसी भी तरीके का। मैं इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की प्रेसिडेंट चुनी गई, पहली महिला, और वो भी मुसलमान, मेरे साथ तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ। आदमी क्यों सोचे कि डिस्क्रिमिनेशन होगा? खुद ही मन में हमको सोचना चाहिए कि हमारे मुल्क में सबको मौका मिलता है आगे बढ़ने का। और नरेंद्र मोदी जी ने तो बार बार कहा है, सबका साथ सबका विकास। तो ये बात शायद वेस्टर्न कंसेप्ट में आती नहीं है, इसलिए वो रिपोर्ट को तो मैं छोड़ो, तुम इसके एज अ बारे में। कॉर्नरी टू दिस ऑल्सो, यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने भी कुछ कमेंट्स किए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर भारत को सफलता चाहिए तो उसको रिलीजियस लाइंस पे स्प्लिंटर नहीं होना चाहिए। हम रिलीजियस लाइन पे स्प्लिंटर है ही नहीं। अगर होते तो भारत पार्टीशन के बावजूद, जबकि कुछ लोगों ने इस देश का बंटवारा कर दिया मज़हब की बुनियाद, उसके बावजूद उस मज़हब के लोग इस मुल्क में रह रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। और ये सरकार जिसके ऊपर के अपोजिशन इल्ज़ाम लगाती थी कि मोदी सरकार आएगी तो माइनॉरिटीज़ का मंत्रालय ख़त्म कर दिया जाएगा, वो सब गलत साबित हुआ। मंत्रालय भी कायम है, उसका बजट भी काटा नहीं। मैं यहाँ एक बात बताऊँ, जो हमारा माइनॉरिटी नेशनल डेवलप फाइनेंस कॉरपोरेशन है, उसका जो कॉर्पस था वो 1500 करोड़ का था, वो पूरी हो गई थी हमारी लिमिट। मैं कैबिनेट के पास लेकर गई, 1 मिनट में प्रधानमंत्री ने, वो पूरी कैबिनेट ने उसको डबल कर दिया, 3000 करोड़ कर दिया। ये बात भी मालूम होनी चाहिए, ओबामा साहब को भी मालूम चाहिए, उस अमेरिकन कमेटी को भी मालूम होना चाहिए। पहले अपने गरीबान में मुंह डाल के देखिए कि उनके यहाँ क्या होता है। Alright, that was about the international comments, but मैम बैक होम ऑल्सो हमने देखा है कि ऑपोजिशन ने काफ़ी क्रिटिसाइज किया है, कुछ हिंसात्मक इंसिडेंट्स हुए हैं ऑफ लेट विद सम माइनॉरिटी ग्रुप्स। व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? एडेड टू दिस, द प्राइम मिनिस्टर इन February had addressed the had rather honored two of the Catholic saints, and he talked of how in India racial discrimination and also discrimination on the basis of religion will not be accepted. Exactly. Added to that, he has also, I'll quote him what he says that there is no place for imaginary apprehensions on the basis of the rights of minorities on the basis of religion. So how significant is this assurance by the Prime Minister in the wake of the attacks by the opposition back home? उन्होंने जो पहला एड्रेस किया 15 अगस्त को, उसमें भी यही बात कही। जब प्रेसिडेंट के मोशन ऑफ थैंक्स पे लोकसभा में बोले तो यही बात उन्होंने दोहराई कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए सबसे मुक़द्दस किताब है, किसी को डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सबको बराबरी का हक मिलेगा। यही बात उन्होंने फरवरी के अंदर दोबारा से तीसरी बार उन्होंने बोली विज्ञान भवन में, और चौथी बार उन्होंने जो टाइम मैगज़ीन में इंटरव्यू में दिया, वो तो अमेरिका में का पेपर है, वहाँ पढ़ा होगा उन्होंने, तो अब उनको भी तसल्ली हो गई हो कि इस देश का प्राइम मिनिस्टर अगर कुछ बात कहता है वो मेरे लिए मानने लगे। लोग अलग अलग बातें करते हैं। इस मुल्क में वो अपोजिशन क्या खड़ी होकर बता सकती है, जबकि उनके राज में हज़ारों कम्युनल राइट्स हुए, लोग मारे गए हैं। यहाँ तो लोग खाली बोल रहे हैं, बोलने में कुछ कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री की जो एक्शन है, जो उनकी सपोर्ट है, जो वो प्रोग्राम कर रहे हैं प्रोग्रेस के, विकास के, उनको देखना चाहिए। मैं इन बातों पे रिएक्ट नहीं करती, मैं एक्ट करती हूँ, क्योंकि मेरे एक्शन से, मेरे मंत्रालय के काम से ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि ये सरकार क्या चाहती है। And actions speak louder than words. Exactly, Always. then reaction. Right. और दूसरी चीज़ है, और मैं बताऊँ, जो भी वादे किए थे हमने, हमारी पार्टी ने, प्रधानमंत्री ने, चाहे वो वक्फ के प्रॉपर्टी के बारे में हो, वो हमने पूरे कर रहे हैं। वहाँ वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को डेवलप कर रहे हैं कि हमारे अपने रिसोर्सेज हों, ताकि हम माइनॉरिटीज़ को आगे तरक्की के लिए कोई प्रोग्राम बना सकें। चाहे वो मदरसे के बच्चों को ब्रिज कोर्स जो हमने नई मंजिल के नाम पे शुरू किया है वो हो, जिसमें बच्चों को, मदरसे के बच्चे एक मंजिल पूरी करके मजहबी तालीम की, वो दुनियावी तालीम अगर हासिल करना चाहें तो उनको हम आगे तालीम के लिए ब्रिज कोर्स तैयार करके देते हैं, सर्टिफिकेशन देते हैं, या उन्हें भी स्किल डेवलपमेंट में उन ट्रेनिंग दे के एक
नौकरी का और ज़रिया करते हैं, आमदनी का ज़रिया बनाते हैं। कोई भी प्रोग्राम जो जो प्रॉमिस किए हैं हमारे मैनिफेस्टो, वो सारे प्रोग्राम पे हमने अमल कर दिया है। अब वो प्रोग्राम चल रहे हैं, आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे प्रधानमंत्री की नई स्कीमें आएंगी, नए अनाउंसमेंट होंगे, हम उनको अपने में अप्लाई करेंगे। जी, आपने ये भी बोला सबका साथ सबका विकास, बहुत इम्पॉर्टेंट टैगलाइन एंड वेरी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द मोदी गवर्नमेंट। जब बात होती है वायलेंट इंसिडेंट्स की और जब बात होती है इंक्लूसिवनेस ऑफ द माइनॉरिटीज़, तो एक साइकोलॉजिकल कंफर्ट देना माइनॉरिटीज़ को बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एट द सेम टाइम आई वुड वांट यू टू टॉक मोर अबाउट द सेंटर ऑन इट्स पार्ट हैज़ अनाउंस्ड द स्कीम, but then the rest, the implementation of the scheme is all about the states. So does the ministry have any provisions? क्या ministry के पास कुछ steps इस regarding भी हैं कि implementation effectively और efficiently हो इन schemes का? देखिए, हम स्टेट के ऊपर डिपेंड करते हैं। वो हमें सब वहाँ से जैसे प्रोग्राम या उनकी ज़रूरत के लिहाज से प्रोजेक्ट भेजते हैं, उनको स्टडी करके कि वो सही हैं, इम्प्लीमेंटेशन बराबर होगा, कोई NGOs कर रही हैं या स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसीज हैं वो कर रही हैं, उनको एग्जामिन करके हम वो उनके प्रोजेक्ट अप्रूव करते हैं। अब इम्प्लीमेंटेशन उनके हाथ में। स्कॉलरशिप वगैरह तो हमने डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दिए। अब स्कीम को इम्प्लीमेंट करना, देखिए ये मुल्क कोऑपरेशन से चलता है। एक हमारा तो फेडरल स्ट्रक्चर है। प्रधानमंत्री ने पहली बार राज्यसभा में एक जो भाषण किया था प्रेसिडेंट के मोशन ऑफ थैंक्स, वो बहुत अहम था। उन्होंने पहली बार किसी भी लीडर ने इतने स्पेसिफिकली एक सेंट्रल स्टेट कोऑपरेशन की बात करी है। वो चीफ मिनिस्टर थे एक स्टेट के, वो स्टेट की भी समस्याएं समझते हैं और सेंटर की भी जिम्मेदारी और समस्याएं समझते हैं, तो वो इस चीज़ को समझ सके। और हम यही उम्मीद करते हैं, क्योंकि अगर हम कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे तो वो सेंटर से स्पॉन्सर्ड है हमारे मंत्रालय का, मगर बेनिफिट तो स्टेट को ही जा रहे हैं। जो बच्चे अगर पढ़ेंगे तो स्टेट के बच्चे पढ़ेंगे, स्कूल खुलेगा तो स्टेट का खुलेगा, कोई टॉयलेट बनेंगे तो स्टेट में बनेंगे। तो हमें हर स्टेट से ये उम्मीद है कि वो कोऑपरेट करे। हमारी ऐसी हम मैकेनिज़्म बना रहे हैं कि हम वहाँ लोगों को एक डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ऐसी कमिटीज़ बनाएं कि जो उनको देख के बराबर एग्ज़ामिन करती रहें, उनको देखती रहें कि क्या प्रोग्राम बराबर चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, ठीक चल रहे हैं, कहाँ कमी है, वो पूरी कर सकें। We were talking of Muslims earlier, but then बाकी जो minority groups है उनके लिए क्या schemes हैं या उनके लिए क्या upliftment के साधन या क्या upliftment की schemes shape up की हैं ministry ने? मैंने कहा ना आपसे कि 6 की अलग अलग समस्याएं, मुसलमानों की upliftment की, एजुकेशनल एंड सोशल इकोनॉमिक बैकवर्डनेस की है, जॉब क्रिएशन की। जैन लोग की ये प्रॉब्लम नहीं है, दे आर वेरी वेल सेट, बट उनके मैन्युस्क्रिप्ट हैं, उनको हमें डिजिटाइज करना है, हम वहाँ उनकी मदद कर सकते हैं। पारसियों की जो प्रॉब्लम है, उनकी जियो पारसी स्कीम है जिसमें हम उनकी संख्या बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हमें किसी हद तक कामयाबी हुई है। उनके लिए इटर्नल फ्लेम की एग्जीबिशन का हो रहा है जो पूरी दुनिया में जाएगी, लोग देखेंगे कि पारसी कल्चर ने कितना कंट्रीब्यूट किया हिंदुस्तान में। इस तरह से बुद्धिस्ट लोग की अपनी जो समस्याएं उनको हम अलग से सॉल्व करेंगे। क्रिश्चियंस की जो अपनी, क्रिश्चियंस के तो खुद ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलते हैं, वो तो खुद दूसरों को शिक्षा दे रहे हैं अलग अलग समुदाय के लोगों को, मगर उनकी कोई भी समस्या है वो हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। इसी तरह जो हमारे यहाँ सिख समुदाय के लोग हैं जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं, हम उनकी मदद करते हैं। और इसमें मैं बताऊं, हुनर में सब लोग शामिल हैं। हुनर में जो भी हुनर सीखेगा, जो भी ट्रेनिंग लेना चाहेगा, एंटरप्रेन्योरशिप, हम सबको ट्रेनिंग देने की कोशिश करेंगे। हमारी एग्जीबिशन जो वाराणसी में हुई थी, उसमें फुलकारी दिखाई थी हम, जहाँ कारचोप दिखाया था, जहाँ कालीन दिखाए थे, जहाँ कारपेट दिखाए थे, दरिया दिखाई थी, बहुत सी चीज़ें थी। वहाँ फुलकारी भी थी, ये भी हमारा आर्ट है। और फुलकारी को हम कैसे अलग अलग तरीके पे इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको भी एक, यह हमें तो एक देश की धरोहर को, देश की विरासत को
आगे बढ़ाना है। Right, so framework has been set, schemes have been launched, efforts are being made. Let's hope the catchword, the implementation of these schemes is done efficiently and effectively. On this note of optimism, we'll take leave of you, ma'am. Thank you so much for sharing your insights with DD News. Thank you so Thank you. much.